साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, टेक्निकल है। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने सबसे पहले इस केस को स्टडी किया, कंटेंट को लिखा और उसके बाद कंटेंट को ईजी वे में आप सबके सामने आज के वीडियो के माध्यम से जो है रखने का जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों सब्जेक्ट जो है ये जुड़ा हुआ है मेडिकल नेग्लिजेंस से। आए दिन डॉक्टर जो है पार्टी बनते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में, उनके विरुद्ध कंप्लेंट होती है कंज्यूमर एक्ट में या क्रिमिनल एक्ट के तहत, और अल्टीमेटली वो लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं। अब एक तरफ तो उनकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलाज के अंदर, फिर एक तरफ उनकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कोर्ट केस में, तीसरी बात वकीलों के दफ्तर में जाओ वो अलग है, फिर चौथी बात कोर्ट में आओ और डिफेंड करो, और डिफेंड प्रॉपर नहीं कर पाए तो उन पर हैवी पेनल्टी भी रहती है और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को जो है जेल जाना पड़ सकता है। करें क्या ऐसे मामले में जहां पर आप पर आरोप है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो वास्तव में डॉक्टर जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। तो कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स को जो है ले डाउन किया है एक मामले में जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, और अगर आपने केस को समझ लिया तो डेफिनेटली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डॉक्टर जिम्मेदार है या नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस। क्लियर हो गया। टॉपिक कॉम्प्लिकेट है, समझना आप लोग को पड़ेगा इजी वे में। तो अपन एक स्टोरी के माध्यम से जो है केस को समझते हैं। एक बार क्या एक व्यक्ति था जिसका नाम था जसविंदर सिंह। क्लियर है। इसका एक बेटा था माइनर, करीबन 6 साल का। बेटे की आंख में तकलीफ हुई, जो तकलीफ इनके बेटे को हुई थी जिसका नाम था ड्रॉपिंग आईलिड, कि आईलिड का अपने आप ड्रॉप हो जाना, जिसको अपन पिटियोसिस भी कहते हैं मेडिकल भाषा में। जिसके लिए ये डॉक्टर के पास में गए और अच्छे इलाज के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन में गए जिसका नाम था पीजीआई चंडीगढ़। हर आदमी अपने अपने एफर्ट्स तो करेगा ना भाई, अगर बीमार है उसको ढंग से जो है ट्रीटमेंट चाहिए तो वो बड़े इंस्टीट्यूशन में या डॉक्टर के पास जाएगा। तो ये भी गए। इस इंस्टीट्यूशन में जो कंसर्न डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर नीरज। इन्होंने बच्चे को देखा, उसको ट्रीट किया। अल्टीमेटली इनका कहना यह था कि जब वो ट्रीटमेंट दिया गया तो उन्होंने एडवाइस किया ऑपरेशन के लिए। हमने कहा भाई कर दो। ऑपरेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे को तकलीफ और बढ़ गई। अब उसको उस प्रॉब्लम के साथ साथ ड्यूअल इमेजेस का इफेक्ट भी जो है आना शुरू हो गया। मीन्स एक चीज़ जो है उसको ड्यूअल जो है दिखाई देना शुरू हो गई। इस तरह के फैक्ट्स के साथ इन्होंने कंप्लेंट को जो है तैयार किया और उस कंप्लेंट को जो है दाखिल किया इन्होंने स्टेट कमीशन में। ये कंप्लेंट जो है दाखिल हुई एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका बेसिस था मेडिकल नेग्लिजेंस। सिंपल है, बहुत ईजी में मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टेट कमीशन ने पूरे के पूरे केस को देखा और कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर दिया। मामला जो है फिर ये नेशनल कमीशन में गया और अल्टीमेटली नेशनल कमीशन ने इस कंप्लेंट को अलाउ करते हुए जो कंसर्न डॉक्टर था डॉक्टर नीरज और जो इंस्टीट्यूट था उसको जिम्मेदार ठहराया। 3 लाख का मुआवजा और 50,000 रुपये जो लिटिगेशन में इनके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको देने के जो है ऑर्डर करे। और कमीशन का मानना यह था कि जो कंसर्न डॉक्टर है और जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने ड्यू केयर रखी नहीं है और गलत सलत तरीके से इलाज किया है। अल्टीमेटली पेशेंट को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ी। साथियों मामला जो है फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट को यह तय करना था कि कंसर्न डॉक्टर जिम्मेदार है या नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो उस स्थिति में जो कंपनसेशन है उसकी स्थिति क्या होगी। साथियों का कहना यह था कि कंप्लेंट जो है टोटली फॉल्स है। अब यहाँ पर एक एक फैक्ट को जो है इनके जो एडवोकेट्स है वो स्क्रूटनाइज करते गए। सबसे पहला फैक्ट ये था कि कंप्लेंट जो है वो फॉल्स है और कॉन्कॉक्टेड है। ये लिख देना तो आसान है, बट 2 फैक्ट को यहाँ पर स्टैंड करना था कंसर्न इंस्टीट्यूशन को भी। इनका कहना था कि जो कंप्लेनेंट है उसने फैक्ट छुपाए हैं। कंप्लेनेंट जो है यहाँ पर फादर है और उसका एक बेटा था जो कि माइनर था, जिसको एक बीमारी थी आंखों संबंधित जिसका नाम था ड्रॉपिंग आईलिड, जिसको मैंने बताया भी आपको, जिसको अपन पिटियोसिस भी कहते हैं मेडिकल भाषा में। इनका कहना कि भाई हमने सर्जरी के लिए एडवाइस किया, फैक्ट है सर्जरी हमने करी। सर्जरी का नेचर था माइनर। सर्जरी हुई 26/6/1996 को और इस सर्जरी जो है परफॉर्म करी डॉक्टर नीरज ने। इनका कहना यह कि सर्जरी करते हुए हमने सारे प्रोटोकॉल लिए और अल्टीमेटली कंसर्न जो कंप्लेंट है उसकी शिकायत ये थी कि सर्जरी करते हुए डॉक्टर नीरज ने और इंस्टीट्यूशन ने लापरवाही करी। इनका कहना कि इंप्रूवमेंट तो कुछ नहीं हुआ, फर्दर हमको जो है डिटोरेशन हो गया। इनका कहना था कि हमारी आई में जो है इम्पैक्टफुल तरीके से अफेक्ट हुआ। इनका कहना था कि हमारी आईज जो है वो इम्पैक्टफुल तरीके से प्रभावित हुई। जो बीमारी थी वो तो रिटर्न हो गई पर ड्यूअल विजन जो है यहाँ पर सस्टेन हुआ। मीन्स अब एक ही चीज़ जो है हमको 2 दिखाई यहाँ पर दे रही थी। स्टेट कमीशन में जब ये मैटर था
तो स्टेट कमीशन ने मैटर को जो है खारिज कर दिया। अल्टीमेटली ये मैटर जो है नेशनल कमीशन में आया और नेशनल कमीशन ने इस केस को अलाउ करा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेशनल कमीशन भावना में बह गई, सही फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं कर पाई। उनको सबसे पहले ये एग्जामिन करना था कि जो कंसर्न डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। कॉम्पिटेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमिन कि डॉक्टर नेग्लिजेंट है या नहीं है। जिस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की उनके पास डिग्री है। ही इज़ बेसिकली एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। जो लोग डील करते हैं आई से उसको कहते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ये क्वालिफाइड है, इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जो ड्रॉपिंग आईलिड बीमारी को डील करने के लिए। इनके पास जो है प्रॉपर एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के इलाज जो है वो करा एक्सपीरियंस डॉक्टर ने। दूसरी बात ये थी कि मेडिकल साइंस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है फॉलोअप का। आपने कोई ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर डॉक्टर कोई उसमें सर्जरी कर रहा है या कोई कार्रवाई कर रहा है तो फर्दर जो है फॉलोअप करेंगे आप। तो इन्होंने फर्दर फॉलोअप ही नहीं करा, ये कहीं और चले गए। तो जब फॉलोअप ही नहीं हुआ और अगले उन्होंने क्या ट्रीटमेंट कर दिया इसकी जानकारी हमें क्या मालूम। तो ऐसी स्थिति में इस नेग्लिजेंस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। दूसरी बात, डॉक्टर जब कोई इलाज कर रहा है तो उसमें कोई गारंटी नहीं कि इलाज 100% सही हो जाएगा। डॉक्टर कैन डू इट्स एफर्ट, डॉक्टर कैन डू इट्स बेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कहते हैं कि इनका विजन जो है डाउन हो गया, इनका विजन जो है डबल हो गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हर ऑपरेशन में जो है हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह की स्थिति को स्पष्ट करने का भार या साबित करने का भार जो है वो आवेदक पे या कंप्लेनेंट पे, परंतु ऐसी कोई भी साक्ष्य जो है आवेदक रिकॉर्ड पे नहीं रख पाया। इनका कहना ये कि डिटर्मिनेशन जो है इस तरह के मामलों में बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फैक्ट्स को डिटरमिन नहीं कर रहे हैं तो मियर बार डेलीगेशन कैन नॉट सस्टेन द प्रूफ। इनका कहना है कि ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो पेशेंट इंप्रूव करेगा, या पेशेंट जो है डिटोरेट करेगा, या पेशेंट जो है कोई भी फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाएगा। तो इधर इट मे बी इम्प्रूव्ड साइड, इट मे बी सक्सेसफुल, इट मे बी सेटिस्फैक्ट्री। बट ऐसा हर केस में वो ये संभव नहीं है। तो पेशेंट को जब उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते तो पेशेंट का आरोप ये था कि डॉक्टर नेग्लिजेंट है। तो ये जो पैरामीटर है कि इम्प्रूवमेंट, सक्सेसफुल, सेटिस्फैक्शन, ये आधार नेग्लिजेंस का नहीं हो सकते, ये भी इनका आर्गूमेंट था। इनका कहना है कि बेसिकली जो नेग्लिजेंस है ये एक रॉन्ग है। अगर हम देखें लॉ ऑफ ट्रॉट को तो ये एक एक्शनेबल रॉन्ग है। बट एक्शनेबल रॉन्ग कब बनेगा कि जब 3 पैरामीटर पे काम किया जाए। सबसे पहले बात कि ड्यूटी थी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। यहाँ पर हमने सारे प्रोटोकॉल लिए हैं और जो प्रोटोकॉल लिए हैं उसको मेडिकल साइंस भी अप्रूव कर रहा है। तो ये प्रोटोकॉल गलत ले लिए या इसका कोई बेसिस नहीं था जो हमने लिया है। उस स्थिति में बर्डन था आवेदक पे या कंप्लेनेंट पे कि वो एक रिपोर्ट जो है इस बारे में पेश करता फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल बोर्ड। ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो है उसने नहीं लिया। दूसरी बात है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, भाई लगातार आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, पर फर्दर फॉलोअप आप नहीं कर रहे हो तो ब्रीच किसके पार्ट पे है? पेशेंट के पार्ट पे, ना कि डॉक्टर के पार्ट पे। और तीसरा है कॉन्सिक्वेंट डैमेज, भाई आपके इंप्रूवमेंट नहीं आया, सक्सेस नहीं मिला, ये आधार नहीं नेग्लिजेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डैमेज जो हुआ है वो सर्जरी का अगर आउटकम है या उसका कॉन्सिक्वेंटल है तो उस स्थिति में डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं होगा अगर सारे प्रोटोकॉल ले लिए। बट मान लीजिए वो ऑपरेशन कर रहा है एक हाथ का और इसका इम्पैक्ट आ गया दूसरे हाथ पे और ये बात प्रूव रहती है कि इसकी लापरवाही से दूसरे हाथ पे इम्पैक्ट आ गया, तब डॉक्टर जिम्मेदार होगा। इन द रूटीन मैनर ऑन मियर बार डेलीगेशन डॉक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। तो एरर ऑफ जजमेंट सही नहीं लिया गया, ये ग्राउंड नहीं है टू से दैट डॉक्टर इज नेग्लिजेंट। द कंसर्न कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट दैट देयर इज अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज, और उसने वो एक्सरसाइज नहीं करी जो उसको एक्सरसाइज करनी थी। दूसरी बात है ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। तीसरी बात है कॉन्सिक्वेंट डैमेजेस हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और ये इसलिए हुआ कि वो डॉक्टर जो है नेग्लिजेंट था। तो कोर्ट का कहना ये था कि डॉक्टर जो है यहाँ पर लायबल नहीं है और अल्टीमेटली जो था जजमेंट नेशनल कंज्यूमर्स का उसको कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया। तो ये जजमेंट जो है हमें देता है 5 शिक्षा कि जब भी आप केस दाखिल कर रहे हैं डॉक्टर के विरुद्ध मेडिकल नेग्लिजेंस का, यहाँ पे एक डॉक्टर हैं और केस फेस कर रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो सबसे पहले ये चीज़ डिटरमिन करें कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर थे या नहीं थे, या उस सब्जेक्ट में डील करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन या कॉम्पिटेंस था या नहीं था। अगर नहीं है तो इट माइट बी अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। दूसरी बात ये है कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि टू मेक इट अ एक्शनेबल रॉन्ग देयर मस्ट बी अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, जो आपने नहीं करी। दूसरी बात, जो प्रोटोकॉल लिए वो मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में, क्योंकि आपका लिटरेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उससे परे जाकर आपने जो है पैरामीटर लिए जो कि लीगली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। इसके साथ साथ देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और तीसरी बात है कि डैमेज इज कॉन्सिक्वेंटल, ऐसा डैमेज जो नहीं होना चाहिए था बट चूंकि लापरवाह रहे, आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, आपने लापरवाही करी, जिस कारण ये कॉन्सिक्वेंस जो है इंश्योर हुए। तीसरी बात है कि जजमेंट जो डॉक्टर ने लिया उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर वो एरर स्वाभाविक है, गुड फेथ में है, जिसका कोई आधार नहीं है मेडिकल साइंस में, तो ऐसी स्थिति में केस नहीं बनेगा मेडिकल नेग्लिजेंस का। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फेलियर टू फॉर्म एन ओपिनियन, एरर ऑफ जजमेंट डज नॉट मीन द डॉक्टर इज नेग्लिजेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात ये है कि फॉलोअप की स्थिति क्या है। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, आप कहीं और चले गए, कहीं और से इलाज ले लिया, तो डॉक्टर जिम्मेदार वहाँ नहीं होगा।
पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आप कंप्लेंट बता रहे हैं उसमें अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं है, सक्सेस नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। तो आपको इसलिए कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन की आपको आवश्यकता है, वो अगर आपके पास में नहीं है, मेडिकल बोर्ड की राय नहीं है, तो ये केस स्टैंड नहीं करेगा। तो जैकब मैथ्यू पर भी इस केस में कोर्ट ने जोर दिया था। तो ये सब बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है इस तरह के केसेस के अंदर, तो इसको ध्यान रखिएगा इफ़ यू आर फाइलिंग एंड इफ़ यू आर कंटेस्टिंग। और कई बार सता कि लोगों का एक ट्रेंड बन गया कि डॉक्टर पर केस डाल दो। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप केस झूठा डाल रहे हैं, डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं, देन यू माइट बी लायबल फॉर डिफेमेशन एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो आप पर भी हैवी पेनल्टी जो है इम्पोज हो सकती है काउंटर केस के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस जजमेंट की लाइट में। उम्मीद करता हूं कि जजमेंट जो है आपको समझ में आया होगा, कंसेप्चुअली से आपको क्लियर किया होगा, और किस तरह से वर्कआउट करना है इन केसेस में ये आपको जो है मालूम पड़ा होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।